हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द प्रीशियस ब्लूप्रिंट चैनल में। उम्मीद है आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और मॉक वगैरह जो है स्टार्ट कर दिए होंगे देना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे। एनसीईआरटी सीरीज में ओशनोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज ओशनोलॉजी की 5th क्लास है। 5th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइड्स के बारे में है। टाइड्स से क्वेश्चन जो है एक दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। बहुत मतलब टाइड्स अगर देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है और जितना हमको बेसिस जो है हमको समझ में आ जाए कि कैसे कौन सा फोर्स कब है काम करता है और कब नहीं काम करता है। ठीक, तो इससे पहले हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में कल क्लास में यानी हम लोग वेव के बारे में पढ़े थे और वो भी एक छोटा सा टॉपिक था और उससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। ठीक, तो उसी तरह आज हम लोग टाइड स्टार्ट करेंगे। टाइड्स के बाद इसमें केवल एक चीज़ बचेगा, ओशन करंट के बारे में। अगर टाइड्स आज खत्म हो जाता है तो ओशन करंट से कुछ कॉन्सेप्ट वाले जो पार्ट है हम लोग कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो उसको अगली क्लास में, एक क्लास में वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में और लगेगी, उसके बाद आपका ये ओशनोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यही एक चीज़ है कि टाइड्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप इसमें कन्फ्यूजन में जाएंगे ना, कंफ्यूज होंगे तो जो कंफ्यूज होते रहेंगे। हमको बस थोड़ा जो साइंस है इसकी बेसिक साइंस है ना, जो हम लोग 6 to 8 क्लास में पढ़ते हैं। अर्थ किस कैसे मूव करता है, इस अर्थ किसके अराउंड मूव करता है, मून कैसे मूव करता है, तो ये सब अगर हम बेसिक साइंस थोड़ा जान जाएंगे तो टायर्स जो है वो हमारे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जितना इस एनसीईआरटी पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके लिखता है, तो तब भी उतना हम लोग समझ जाएंगे क्या मीनिंग होता है टाइड्स का। तो बस लाइन टू लाइन और कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलेंगे, ज़्यादा उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक, ये होता तो ऐसे होता, अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे होता, ये वाला काम नहीं करना है इसमें। अगर करेंगे तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे और जो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, जो लाइन पूछती है वो लाइन नहीं समझ पाएंगे और वहाँ पे फिर गलत कर जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टाइड्स। टाइड्स में आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो वाटर है वो सरफेस वाटर जो है वो सी वाटर का, वो सरफेस पे भी मूव करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल मूव हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि हमने हॉरिजॉन्टल जब मूव करता है तो उसमें वेव्स आती हैं और ओशन करंट आते हैं। और हमने जो वर्टिकली मूवमेंट में पढ़ा हुआ था कि अगर सरसी वाटर जो है वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइड्स होते हैं। तो जो पहली बात तो यही आपको याद रखना, जो टाइड है ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सी वाटर है या ओशन वाटर है। ठीक, तो ये आपको पहले बताना कि मूवमेंट कैसा होता है, वर्टिकली होता है। मतलब अगर जो वाटर है वो राइज करेगा फिर वो फॉल करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली मूवमेंट जो है सी वाटर का। तो टाइड में ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हैं वर्टिकली मूवमेंट कैसे होता है। अब वर्टिकली मूवमेंट होने के लिए इसमें कुछ फोर्सेस काम करते हैं। जैसे एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबको पता है, न्यूटन जिन डिस्कवर किया था इसको। और एक यहाँ पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक आपको पता होगा, आपने साइंस से पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करते हैं ये आप सबको पता होता है। ठीक, तो मास के बीच में अट्रैक्शन जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो इस दो फोर्स का यहाँ पे यूज होता है। और कुछ बेसिक जो हमने 6 क्लास में पढ़ी होती है कि जैसे ये हमारा अगर अर्थ है, ठीक, तो अर्थ हमको पता है कि एक ऑर्बिट में मूव करती है किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, ये मूव करती है इस ऑर्बिट में सन के अराउंड। यहाँ पे अर्थ का जो है वो मूवमेंट होता है। ठीक है, अर्थ जो है ऐसे मूव करती है एक ऑर्बिट में। और हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या मूव करता है, मून जो है वो अपने ऑर्बिट में मूवमेंट करता है। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक, और अर्थ के चारों तरफ ये कैसे घूमता है, एक इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, ये क्या हो गया, मून हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, सन हो गया। तो हमको पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है और हमारे अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अर्थ पे सन का कौन सा फोर्स लगेगा, तो
तो अर्थ पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। दो मास के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो अर्थ और सन के बीच भी जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। सेम अगर मून भी हमारे चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, तो इसका भी तो कुछ मास है मून का, और अर्थ का मास तो है ही, इसके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसमें भी क्या करता है? इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हमको पहले तो ये फोर्स समझना होगा कैसे, कौन सा फोर्स किसके बीच काम करता है। तो अर्थ और सन के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ और मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको पता है कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो अब आप यहाँ पे रेडियस देखोगे, अगर दूरी देखोगे आप, ठीक है, दूरी देखोगे तो यहाँ पे अर्थ और सन की दूरी जो है वो ज़्यादा है। अगर अर्थ और सन की दूरी ज़्यादा होगी तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। और अगर मून का आप देखोगे तो मून का जो है अर्थ से दूरी जो है कम है, तो दूरी जब कम है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए जो यहाँ पे जब टाइड्स हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे मून का जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का ज़्यादा इफेक्ट काम करता है किसके कंपेयर में? सन के। सन का भी काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे इफेक्टिव रहता है तो वो मून का होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक। तो यहाँ पे आप जान रहे हो सन का डिस्टेंस जो है ज़्यादा है अर्थ से, और मून का डिस्टेंस जो है अर्थ से काफ़ी क्लोज है। अब आपने कुछ टर्म्स भी पढ़े होंगे ऐसे कि जब कभी अर्थ जो है वो सन के क्लोज होता है, ठीक है, कभी अर्थ जो है सन से दूर होता है, तो उन कंडीशन में यही फोर्स जो है जो कम लगते हैं कभी कभी केसेस में वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। बस डिपेंड किस पे करता है? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस के स्क्वायर जो होता है उस पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको भी समझ लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये दो फोर्स आप समझ लोगे तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ लेते हैं क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो कौन से पाथ में मूव कर रहा है? लीनियर पाथ में नहीं, वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये कैसे मूव कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इस पे एक अपरेंट फोर्स लगता है आउटवर्ड की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी के अपोजिट में इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमको यहाँ पे कौन सा फोर्स पकड़ना है? सेंट्रीफ्यूगल वाला फोर्स, जो बाहर की तरफ लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहा है। तो अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पे मून जो है कौन से पाथ में मूव कर रहा है? सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ में। तो यहाँ पे भी एक जो है मून का अर्थ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो काम करेगा, ठीक है। अर्थ भी जो हमारी रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ का भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो अर्थ भी एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे अर्थ पे भी लगता है। तो यहाँ पे हमको बस ये पकड़ना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ जो फोर्स काम करता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो फोर्स का यही काम लगेगा आपको, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं कि टाइड्स का क्या मतलब होता है। अब इन फोर्स का यूज होकर टाइड्स जो है कैसे वो अर्थ पे आती हैं, और कब उनका बल्जेस होता है, और कब जो है टाइड्स जो है लो होती हैं, कब टाइड्स जो है हाई होती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले टाइड का डेफिनेशन अगर समझे टाइड होती क्या है, तो टाइड क्या होती है कि पीरियोडिकली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, यानी वर्टिकल मूवमेंट जो वाटर का होता है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है और इसका जो वर्टिकल मूवमेंट होता है और फिर इस वर्टिकल मूवमेंट का फॉल होता है। मतलब जब वाटर राइज किया उसके बाद कुछ देर बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद जो वाटर है वो जो राइज किया है वही वाटर जो है फॉल कर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब टाइड जो है ये मैंने आपको बताया कि कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिनकी वजह से टाइड्स जो है वो आती हैं। अब टाइड्स जो है एक दिन में एक बार आ सकती है, दो बार आ सकती हैं, ठीक है। ये हाई टाइड भी हो सकती हैं और लो टाइड्स भी हो सकती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टाइड्स जो हैं दिन में एक बार भी आ सकती हैं और दिन में दो बार भी आ सकती हैं। तो अगर हम देखें, अब टाइड की डेफिनेशन होगी, अगर हम देखें कि टाइड्स जो है आती कैसे हैं, तो उसके लिए आपको सीधा याद रखना है कि जो मून है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा ऊपर जो मून है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
वो अर्थ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी जो है वो कम है। तो अब मेन रीजन क्या होगा टाइड्स का आने का, जो को मून है, जो ठीक है, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो वाटर बॉडी है अर्थ पे, ठीक है, उस पे जो है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम करेगा। और ये रीजन होंगे किसके? टाइड्स के आने का। अर्थ सन भी जो है वो रीजन होगा टाइड्स के आने का, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा जितना मून का काम करता है। ठीक है, अब ठीक, अब यहाँ पे लिखा है द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा कि जो दूरी है वो सन की ज़्यादा है और मून की कम है, तो इस वजह से जो टाइड्स हैं वो मून पे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद लिखा है अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज द फोर्स दैट एक्ट टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी। ठीक है, हमने पढ़ा भी टुगेदर द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टू मेजर टाइडल बल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होगे कि ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो मून। ठीक, मून क्या किया यहाँ पे, अब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, मून अपनी तरफ जो है अर्थ को, अर्थ के कंटेंट को या अर्थ के वाटर बॉडी से यहाँ समझ लो अपनी तरफ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। तब आप देखोगे कि यहाँ पे एक टाइडल बल्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, क्यों बल्ज क्रिएट हुआ? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब सेकंड फिगर में अगर आप देखोगे तो अर्थ के मतलब दूर साइड पे, अब जैसे अर्थ है, अगर मान लो हाफ पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है, तो इस साइड जो है अर्थ काफी बड़ी है, तो इस साइड जो है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है इफेक्ट वो कम होगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा पॉजिटिव में गेन हो जाएगा? यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है अर्थ का, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास थे, वो जो है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए इस साइड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स कौन सा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस साइड पॉजिटिव फोर्स कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देखोगे जब ग्रेविटेशनल फोर्स जिस साइड ज्यादा काम करेगी तो उस साइड एक बल्ज क्रिएट होगा, लेकिन उसके अपोजिट में भी जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम इफेक्ट है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक बल्ज क्रिएट होगा। अब अगर ये सेम क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, मान लो एक न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है, एक न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है, तो वो जो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो यहाँ पे 1 न्यूटन का है, ठीक है, और इधर भी 1 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप देखोगे कि ये बैलेंस हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। तो यहाँ पे इस फिगर का मतलब क्या है कि दोनों जो फोर्स हैं वो बैलेंस है, जितना न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है उतना न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस है। अब अगर इनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ज्यादा हो गया, ठीक है, जिसका फोर्स ज्यादा हो गया, तो आप देखोगे इस साइड जो है टाइड्स आ जाएंगे। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो आप देखोगे इस साइड टाइड्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस फिगर का मतलब यही है। ठीक, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू मेजर टाइडल बल्ज ऑन द अर्थ। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून a tidal bulge occur while on the opposite side through the gravitational attraction of the moon, ठीक है, इज लेस एज इट इज फर्दर अवे। ठीक है, ये मतलब कि अर्थ जो है, जो मतलब अगर ऐसे आप इमेजिन करो तो जो इस साइड है, इस साइड तो ग्रेविटेशनल फोर्स मून का ज्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि मून से जो है वो दूर है। ठीक, यहाँ पे यही चीज कहा हुआ है। ठीक, कॉस टाइडल बल्ज ऑन द अदर साइड। ठीक, तो वो किससे होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। फिर लिखा है द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक है, डिफरेंस मतलब कि नेट कौन सा फोर्स जो है ज्यादा होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो उस तरफ जो है टाइड्स आएंगी, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो उस साइड टाइड्स आएंगी। मतलब जिनका भी मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो ज्यादा होगा उस साइड जो है टाइड्स आएंगे। ठीक, फिर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून पुल or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force and so there is a net force causing the bulge towards the moon। मतलब जिस साइड मून रहेगा उस साइड जो है वो बल्ज जो है क्रिएट होगा, यानी उस साइड टाइड्स आएंगे। On the opposite side of the earth, the attractive force is less as further away from the moon, the centrifugal force is dominant। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी समझाया वही चीज। ठीक, hence there is a net force away from the moon, it creates the second bulge away from the moon। On the surface of the earth, the horizontal tide generating force are more important than the vertical force in generating the tidal bulge। ठीक है, तो कुल मिला के सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिसका फोर्स जो है ज्यादा लगेगा टाइडल बल्ज जो है उस साइड क्रिएट होंगी। बस यही याद रखना है। दो फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स
और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, जिस साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा उस साइड टाइडल बल्ज क्रिएट होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और जिस साइड ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा उस साइड ग्रेविटेशनल टाइडल बल्ज क्रिएट होंगे किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज, द टाइडल बल्ज ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैव ग्रेटर हाइट। ये चीज हम यहाँ पे समझने वाली है, इसको समझते हैं। ठीक है, कि हमने पढ़ा था जब हम लोग पहला चैप्टर कर रहे थे ओशन का, तो हमने वहां पे पढ़ा हुआ था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं वहां पे जो टाइड्स होती हैं वो कैसे होती हैं, हाई होती हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज है कि अगर कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वाटर होगा वो शैलो होगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई टाइड्स अगर जनरेट हो रही है तो आप देखोगे अगर डेप्थ यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो वाटर जो है वो किस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जो नीचे सरफेस एरिया है कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है उस पे जो है ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा टाइड्स का। ठीक, क्योंकि अगर डेप्थ होता, ठीक है, डीप होता वहां पे तो वाटर कंटेंट जो है कुछ नीचे चला जाता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर वाटर जो है नीचे चला जाएगा तो टाइड्स जो है वो थोड़ा कम हाइट के रहेंगी, या कुछ वाटर क्वांटिटी जो है टाइड्स की वो नीचे चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे वाटर जो है शैलो है। तो ये क्या करेगा, ये वाटर को स्क्वीज करके, वाटर को मतलब चारों तरफ से स्क्वीज करके ये इसको और अपवर्ड की तरफ पुश करेगा। ठीक है, मतलब वाटर जो है और ऊपर की तरफ पुश होगा तो जो है टाइड्स की हाइट जो है वो और ज्यादा हो जाएगी, टाइड्स की हाइट जो है वो और ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट होता है, जहाँ पे शैलो वाटर होता है, वहां पे स्क्वीजिंग ऑफ वाटर होने से जो टाइड्स हैं वो और अपवर्डली जो है मूव कर जाती हैं, जिससे जो टाइड्स की हाइट है वो ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे उस लाइन का मतलब बस यही सिंपल सा है कि कॉन्टिनेंटल वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर रहेगा तो वहां पे एक्सटेंशन जो है वो कंटेंट का ज्यादा रहेगा, तो वहां पे जो टाइड्स हैं वो हाइट जो है उनकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप देखोगे वहां पे एग्जांपल दिया होगा कनाडा का बे ऑफ फुंडी। ठीक है, तो उसका आप पे वहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, वहां पे जो हाइट्स हैं जो टाइड्स की ज्यादा क्यों होती हैं। ठीक, इसी का अपोजिट है अगर कि मिड ओशियानिक, ठीक है, मिड ओशियानिक आइलैंड्स को अगर टाइड्स हिट करती हैं तो वहां पे क्या होता है, लो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ जो है, डीपनेस जो है वो ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है। डेप्थ ज्यादा है तो वाटर को स्क्वीज नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई सेल्फ है नहीं नीचे, तो वाटर जो है, वाटर कंटेंट जो है थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो जो टाइड्स हैं उनका क्या होगा, हाइट भी जो होगी वो लो हो जाएगी, यहाँ पे जो है लो टाइड्स आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टाइड्स ऑफ बे ऑफ फुंडी या कनाडा। ठीक है, तो कनाडा का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो है वो हाई टाइड्स आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइड्स के बारे में और उसके कुछ जो छोटे कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स है, टाइड्स जो है कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी पे देखें मतलब कितने टाइम पे आ रही हैं, कितनी बार आ रही हैं, तो सेमी डाययूरेनल टाइड, डाययूरेनल टाइड और मिक्स्ड टाइड। तो नाम पे ही समझ में आ रहा है कि सेमी डाययूरेनल, ठीक है, डाययूरेनल, ठीक है, मतलब कि दिन में एक बार हाई टाइड आएगी और दिन में एक बार लो टाइड आएगी। ठीक है, सेमी लिखा हुआ मतलब हाफ पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे क्या काम करता है। मिक्स मतलब कि समझ में आ रहा है। उसके बाद टाइड्स बेस्ड ऑन द सन मून एंड द अर्थ पोजीशन। ठीक है, सन मून और अर्थ के पोजीशन पे टाइड्स किस टाइप की आती हैं, एक टाइप जो है टाइड का ये होता है। ठीक, अगर यहाँ पे देखें सेमी डायगोनल टाइड, द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फीचरिंग द 2 हाई टाइड्स and 2 low tides each day. The successive high or low tides are approximately of the same height. ये लाइन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये लाइन ऐसे ही लिख के दे देगा कि सेमी डायगोनल टाइड में जो सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स होती हैं वो सेम हाइट की होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये लाइन यहाँ पे आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसमें क्या है कि दिन में जो है 2 हाई टाइड्स आएंगी। ठीक है, 2 हाई टाइड्स आएंगी। अगर मान लो एक 8 बजे आ जा रही है तो उसके बाद एक हाई टाइड और आएगी एक टाइम पीरियड के बाद। उसके बाद फिर उसके दोनों के बीच में एक लो टाइड आएगी, फिर लो टाइड आएगी। और उनका जो हाइट है, अगर एक टाइड हाई टाइड अगर आई है तो उसका अगर कुछ मान लो x मीटर है हाइट, तो जो अगली हाई टाइड आएगी उसका भी जो है हाइट जो रहेगा वो x मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेमी डायगोनल टाइड। उसका डायगोनल टाइड में क्या है कि देयर इज ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। ठीक है, अगर मान लो एक 8 बजे सुबह आज हाई टाइड आई है तो अब ये अगले दिन नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे अगले दिन फिर से 8 बजे जो है वो हाई टाइड आएगी। अगर लो टाइड मान लो एक 12 बजे दोपहर में आई है तो अगले दिन 12 बजे दोपहर में जो है वो लो टाइड आएगी।
ठीक, यहाँ पे डायगोनल टाइड का मतलब ये हो गया कि एक हाई टाइड एक दिन में और एक लो टाइड एक दिन में जो है आएगी, और इसका भी जो हाइट रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद मिक्स्ड हाइट क्या है? टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट्स आर नोन एज मिक्स्ड हाइट। अभी तक हमने क्या देख रहे थे हम लोग कि हाइट जो है सेम थी, लेकिन अगर जो हाइट में वेरिएशन हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड टाइड्स। दिस टाइड जनरली अकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑन मेनी आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सन, मून और अर्थ जो है वो पोजीशन पे उनके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि टाइड जो होंगी हाई होंगी कि लो होंगी। ठीक, अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें, सबसे पहले अगर देखें स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि जो सन, मून और जो अर्थ है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अगर ये सन है, फिर मून, ठीक, फिर अर्थ, ठीक, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है। अब इस पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक तरफ जो है अर्थ की साइड में, इस साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे सन का भी फोर्स लग रहा है। और नीप टाइड में क्या हो जाएगा? इस पे क्या होगा? राइट एंगल पे रहेंगे। सन और मून जो है वो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड द फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून टेंड्स टू काउंटर वन अनदर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसको ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले स्प्रिंग टाइड की, ठीक, स्प्रिंग टाइड कब आती है, ठीक, और कैसे आती है? तो सबसे पहले याद रखना, स्प्रिंग टाइड दो महीने में जो है 2 बार होती है। ठीक, एक जब न्यू मून होता है और दूसरा जब फुल मून होता है। ठीक, अब न्यू मून मतलब क्या हो गया कि जो अर्थ के बीच में कौन है? मून, ठीक है, और यहाँ पे सन, ये क्या हो गया? न्यू मून। अगर फुल मून की हम बात करें तो जो अर्थ है वो बीच में रहेगी किसके? मून के और सन के। ठीक, इसको आपको याद रखना है। न्यू मून मतलब क्या कि मून जो है मिडिल में है। अगर फुल मून है तो अर्थ जो है वो मिडिल में है किसके? सन और मून के। और अगर न्यू मून है तो मून जो है मिडिल में है सन और अर्थ के। तो यहाँ पे याद रखना है कि महीने में 2 बार इस कंडीशन पे, जब न्यू मून होता है और फुल मून होता है, तब स्प्रिंग टाइड आती है। अब स्प्रिंग टाइड आती है तो कैसे? इसको इमेजिन करिए। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि जो अर्थ है वो मिडिल में है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है वाटर को, और सन भी जो है वाटर को पुल कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो पुल है वो दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक, जब साथ काम करेंगे तो जो हाई टाइड्स थी, ठीक, वो एक्स्ट्रा हाई हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? और एक्स्ट्रा हाई हो जाएंगी। और जो लो टाइड्स थी, जहाँ पे पहले से पुल था ही नहीं, अब वहां पे पुल नहीं काम करेगा। ठीक है, तो जो लो टाइड्स थी वो एक्स्ट्रा लो हो जाएंगी। तो स्प्रिंग में यही होता है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है? जो हाई टाइड्स होती हैं वो और ज्यादा हाइट उनकी हो जाती है, और जो लो टाइड्स होती हैं उनका जो है वो और ज्यादा लो हो जाएंगे। यहाँ पे मून भी पुल कर रहा है, यहाँ पे सन भी पुल कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पुलिंग हो रही थी वो और ज्यादा हो जाएगी, और उनका जो हाइट है वो एक्स्ट्रा हाई हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि स्प्रिंग टाइड में जो टाइड्स की हाइट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो लो टाइड्स होती हैं उनकी जो हाइट होती है वो और लो हो जाती है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें नीप टाइड की, ठीक है, नीप टाइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्प्रिंग टाइड के 7 दिन बाद, ठीक है, 7 दिन बाद स्प्रिंग टाइड के वो क्या होता है? नीप टाइड आना जो है स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो सन होते हैं, सन और मून, वो राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, कैसे होते हैं? राइट एंगल पे होते हैं, और जिससे ये एक दूसरे के फोर्स को जो है काउंटर करते हैं। अगर सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे को काउंटर करके ये टाइड्स को जो है और लो कर देंगे। अब जैसे हमने स्प्रिंग टाइड देखा न्यू मून और फुल मून पे आता है, तो वैसे जो नीप टाइड होता है ये कब कब आएगा? ये जो फर्स्ट क्वार्टर मून फेज का और जो थर्ड क्वार्टर मून फेज का है, तो ये नीप टाइड जो है इस टाइम पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई टाइड जो है वो उतनी हाई नहीं होंगी, और लो टाइड जो है वो उतनी लो जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें नीप टाइड में हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है हाई टाइड्स और नीप टाइड में। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कॉन्सेप्ट, मतलब लाइंस दी हुई हैं फैक्ट टाइप के, आपको याद रखना है कि जब मून जो है अर्थ के क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं, और जब मून जो है वो अर्थ से दूर होता है तो उसको क्या बोलते हैं। सेम उसी कंडीशन में जब सन जो है अर्थ के पास होता है और 3 जनवरी को तो उसको क्या बोलते हैं, और जब अर्थ से दूर होता है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 जुलाई को होता है। ये आपको मतलब उसको याद कर लेना, ये कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो और इसके बाद एक यहाँ पे एक लाइन दिया होगा, इब किसको बोलते हैं और फ्लो या फ्लड किसको बोलते हैं। तो जो टाइम बिटवीन हाई टाइड्स एंड लो टाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इब। और जो टाइम बिटवीन लो टाइड और हाई टाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, माने जब टाइड राइज कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लो या फ्लड। ठीक, तो एक याद कर लीजिएगा, अगला अपने यहाँ पे याद हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा उस चीज से। ठीक है, तो ये चीज कुछ सेल्फ रीडिंग है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स दिया हुआ है, ये भी सेल्फ रीड करिएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने का है नहीं। ठीक है, फिशरमैन्स के लिए फायदेमंद होता है, नेविगेशन के लिए अच्छा होता है। हाँ, आजकल हम लोग का साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है तो हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाइड जो है कहाँ और कब आने वाली होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना जो है वो इकोनॉमिकली जो है, जो अगर हमको इम्पोर्टेंस मिल रहा है तो हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया हुआ टाइड का, इसको आप लोग सेल्फ रीड कर लीजिएगा, कोई इसमें डाउट नहीं आएगा। ठीक, बाकी अगर कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस मोटा मोटा बस आपको वही 2 फोर्स याद रखने हैं, और स्प्रिंग टाइड और नेप टाइड कब आती है ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं जो बहुत टिपिकल है, जितना एनसीईआरटी में दिया है इतने से काम चल जाता है, और इतना ही समझ में आ जाए तो बहुत है। ठीक, बहुत इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है, नॉर्मल सी चीज है, उसको वैसे नॉर्मली हम लोग याद करेंगे। ठीक, और ये यहाँ पे टाइड्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ओशन करंट स्टार्ट करेंगे। ओशन करंट में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उसको समझेंगे, और उसके बाद इसको मैपिंग वाला पार्ट जो है वो करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मैपिंग भी करेंगे और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी करेंगे, और कल अगले क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास जो है आखिरी क्लास होगी ओशनोलॉजी की। उसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 चैप्टर है इसमें, उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से कॉन्सेप्चुअल जो है क्लियरिटी रखते हुए उसको खत्म करेंगे। ठीक, तो इसको रिवीजन करिए और एनसीईआरटी रीड करिए, और घटना चक्र से जो है वो पीवाईक्यू लगाइए, इसको स्किप मत करिएगा, और जो होमवर्क दिए जा रहे हैं उसको डेली का डेली करिए, नहीं तो जो है बाद में सब चीज़ें पाइल अप होती जाती हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है करने में। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं अगले क्लास में।